हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार, जो दोस्तों आपका एग्जाम अप्रैल 2023 में शुरू होने वाला है। उसके लिए दोस्तों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए डेली प्रायोरिटी सेट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा, उस पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि डेली आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर आंसर मालूम हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। इससे दोस्तों आपको प्रश्न याद होता है और दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? कौन से कर से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है सरकार को? तो यह दोस्तों इनकम निगम कर से द्वारा दोस्तों यह अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। कॉर्पोरेट टैक्स से जो है यह अधिकतम प्राप्ति होती है। दोस्तों निगम कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। निगम कर क्या है? यह प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक राज्य जो है यह भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। दोस्तों कर्नाटक राज्य जो है यह 56.5% जो है अकेले कर्नाटक राज्य कॉफी उत्पादन में भाग लेता है और जो सबसे ज़्यादा है। दोस्तों कॉफ़ी में जो है यह कैफीन पाया जाता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों चाय में जो है यह थीन पाया जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह 1921 ईस्वी महाविभाजन का वर्ष ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो यह दोस्तों ब्याज दर जो है इंटरेस्ट रेट यह राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। तो दोस्तों ब्याज दर जो है यह किसका उपकरण है? तो दोस्तों यह आरबीआई की मौद्रिक नीति का उपकरण है। यह किसका है? तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति का उपकरण है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रिजर्व ब्याज दर जो है यह आरबीआई के मौद्रिक नीति का उपकरण है। कारारोपण सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक ऋण जो है यह राजकोषीय नीति का उपकरण है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? यह भी दोस्तों जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय के तृतीयक क्षेत्र में भी क्या होता है? यह वृद्धि होता है। तृतीयक क्षेत्र में भी क्या होता है? यह वृद्धि होता है। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछ दे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, और दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा इनमें से है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक जायदाद का अंश, ये सब जो क्या है ये सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों सारे चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, पूछे ही जाते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। छठा नंबर प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो यह दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? तो यह 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से दोस्तों 15 जो है यह राज्य लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो है यह राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो दोस्तों 1 साल के लिए चुने जाते हैं। तो संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनाफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो दोस्तों अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनाफील्ड राइफल जो है यह जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनाफील्ड राइफल जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में जो है यह जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार जो पत्रिका थी दोस्तों उसकी स्थापना किसने किया था?
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है यह शिशिर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह दोस्तों तेज बहादुर सुप्रू ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन तेज बहादुर सुप्रू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह दोस्तों यह अरविंद घोष ने इसका प्रतिपादन किया था। अरविंद घोष ने इसका प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन डी अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई है? सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई है? तो पहले दोस्तों यह 71 थे, पहले 71 थे, अब वर्तमान में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। हरिजनों की सीट जो है यह 148 कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यह दोस्तों बिरसा मुंडा था। कौन था? तो यह बिरसा मुंडा था। ऑप्शन सी बिरसा मुंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि दूध को ग्रीष्म काल में यानी गर्मी में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? तो यह दोस्तों लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाता है, जिसके कारण जो है दूध है यह क्या हो जाता है? तो खट्टा हो जाता है। दूध को खट्टा होने की क्रिया को रासायनिक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह रासायनिक क्रिया कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है पीतल में कौन सी धातु पाई जाती है? पीतल में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह जो है पीतल में तांबा और जस्ता पीतल में पाया जाता है। तांबा और जस्ता पीतल में पाया जाता है। मिश्रण से तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है। दोस्तों पीतल का निर्माण जो है यह मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में पीतल का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे भी यूज भी ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में नमक जो खाते हैं दोस्तों आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में क्या करता है? यह मदद करता है। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में क्या करता है? आयोडीन युक्त नमक जो है यह मदद करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सोने को घोला जा सकता है। सोना जो होता है उसे किस में घोला जा सकता है? तो यह दोस्तों सोना जो है यह एक नोबेल धातु है। क्या है? यह नोबेल धातु है। दोस्तों सोना को घोलने के लिए पहले अम्लराज का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? यह अम्लराज का निर्माण किया जाता है, जिसमें दोस्तों अम्लराज में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में इसे घोला जाता है। इसमें यह 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है, जिसमें यह 3HCl प्लस HNO3 इसमें क्या होता है? तो 3 भाग क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 1 भाग क्या है? नाइट्रिक एसिड है। तो इसमें क्या करता है दोस्तों? इसे अम्लराज कहा जाता है। इसमें दोस्तों सोना को घोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। किसी कमरे को किस प्रकार से ठंडा किया जा सकता है? तो यह दोस्तों संपीड़ित गैसों को छोड़ने से किसी कमरे को क्या किया जाता है? तो ठंडा किया जा सकता है। दोस्तों एयर कूलर में जो है यह संपीड़ित गैस जो है मौजूद होता है। इससे दोस्तों चला देने से यह कमरा क्या हो जाता है? तो यह जो है यह कमरा ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है लोलक की कला अवधि टाइम पीरियड क्या किस पर निर्भर करता है? लोलक की जो है कला अवधि टाइम पीरियड जो है यह किस पर निर्भर करता है? यह दोस्तों लोलक की कला अवधि जो है यह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? यह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? तो यह 2π√L/g लंबाई L हो गया, G ग्रेविटेशन। तो दोस्तों ये टाइम पीरियड जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लंबाई होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई का होता है, इसलिए दोस्तों यह क्या होता है, तो यह लंबाई पर निर्भर करता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। खरे जल जो होता है दोस्तों, जो तालाब में खरे जल होते हैं, उसमें तैरने से मनुष्य की जो है यह त्वचा जल जाती है। तो वह किसके कारण जो है यह जल जाती है, तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्लोरीन के कारण जो है यह जल जाती है। दोस्तों नमक में क्या होता है, तो यह क्लोरीन होता है। तो जो दोस्तों, तो यह खारे जल में मनुष्य को नहीं तैरना चाहिए, उससे त्वचा जल जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है, तो यह प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस में कोबाल्ट पाया जाता है, यह दोस्तों विटामिन B12 B12 में जो है यह कोबाल्ट पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, B12 में जो है यह विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होता है। किस प्रकार की मिट्टी में जो है यह कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, तो यह दोस्तों कार्बनिक पदार्थ की अधिकता जो है यह काली मिट्टी रेगुर मिट्टी में पाया जाता है, ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में जो है, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में आपको ध्यान रखना है, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में जो है यह आयरन ऑक्साइड जो है यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। किस फसल के लिए जो है पानी की अधिकता जो है आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। यह दोस्तों चाय की खेती के लिए पानी बहुत आवश्यक है, अधिक मात्रा में पानी अधिकता के लिए आवश्यक है, लेकिन वह जमाव नहीं होना चाहिए। चाय की खेती जो है दोस्तों यह ढालनुमा जमीन पर किया जाता है, उसके लिए यह क्या होता है, तो चाय की खेती के लिए बेहतर होता है। और दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में जो है यह चाय की खेती बहुत अधिक मात्रा में, लेटेराइट मिट्टी में चाय की उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेटेराइट मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में कौन सा पाया जाता है, तो यह आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना क्या है, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है, तो यह प्रमुख उद्देश्य है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है। मौलिक कर्तव्य को जो दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है, तो यह दोस्तों मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, यह प्रयोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।